जो हम इस सेशन को आगे समझें उसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लीजिए, सो दैट आप इस चीज को पढ़ेंगे किस तरह से उसे थोड़ा समझ पाएंगे। तो देखिए मेरी बात को हम हल्के से समझने का प्रयास कीजिएगा, तो आप ये समझेंगे कि हमारे देश का जो सेशन है ना, सत्र चलना जिसको कहा जाता है, वो 1 अप्रैल से शुरू होकर के चलता है 30 मार्च तक। मतलब अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो हमारे इस वर्ष 2024 का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से शुरू होकर के 30 मार्च 2025 तक जाने वाला है, वित्त वर्ष जिसे आप कहते हैं। तो वित्त वर्ष की शुरुआत होनी है 1 अप्रैल से। आज हम जिस तारीख पर बैठे हुए हैं वो है 2 फरवरी 2024। 2 फरवरी 2024 से एक दिन पहले यानी कि 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी आती हैं और अपने कार्यकाल का छठवीं बार आकर के अपना बजट देकर चली जाती हैं। लेकिन इस बार का बजट इनका अंतरिम बजट था। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, छठी बार आती हैं, अंतरिम बजट था, ये समझ नहीं आया। तो देखिए बात यह है कि जब 2019 में सरकार बनी थी तो 19, 20, 21, 22, 23 और 24, तो देखो 19 में जब सरकार बनी तब एक बार बजट आ लिया, 20 में बजट आ लिया, 21 में आ लिया, 22, 23, 24, 3 और 3 6। अब आप 24 में बजट लेकर आ गए। आपके दिमाग में सवाल बनेगा, सर सरकार तो केवल 5 साल के लिए बनती है। मैंने कहा बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, सरकार केवल 5 साल के लिए बनती है, तो बजट ये छठवीं बार कैसे आ गया? अब इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। 2019 में भी इसी प्रकार से फरवरी के अंदर 1 फरवरी को अंतरिम बजट लाया गया था। अब इसका मतलब यह हुआ कि जब जब चुनाव होते हैं उस समय अंतरिम बजट आता है। अगर आप ये कंक्लूड कर पा रहे हैं तो बिल्कुल सही कंक्लूड कर रहे हैं। तो क्या हम ये समराइज कर सकते हैं कि जब जब चुनाव आते हैं, तो लोकसभा के जब चुनाव आने वाले होते हैं उससे पहले फरवरी में लाया जाने वाला बजट अंतरिम बजट कहलाता है। पर बोले सर मेरे को तो यही नहीं पता कि ये बजट होता क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसे क्यों जानना जरूरी है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो देखिए भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर 112 के अंदर कहा गया है कि भारत का मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण है। ये वार्षिक वित्तीय विवरण को आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो ये समझिए कि आपको अगर पिताजी ये कहें कि बेटा आपको ना इस साल में इतने पैसे खर्च करने हैं, तो आपने कहा कि पापा पिताजी पैसे खर्च करने हैं, इसका मतलब पैसे आप देने वाले हैं? बोले हाँ, पैसे मैं दूंगा, खर्च तुम्हें करने हैं। यानी अगर मैं आपकी जगह बात करूं कि आपको क्या करना है, तो आपके पिताजी का पैसा पता है कि आ रहा है और आपको पता है कि कहां खर्च करने हैं। आपको पढ़ाई पर खर्च करने हैं, कपड़ों पर खर्च करने हैं, आपकी घूमने पर खर्च करने हैं, आपको खर्च करने की जगह पता है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि आपका 1 साल का बजट बताइए, तो आप बताएंगे कि मेरे को मेरे पिताजी की तरफ से 1 साल में 10,000 रुपया मिलेगा और मैं 10,000 रुपए को खर्च करूंगा। यानी एक व्यक्ति को अपनी आय और व्यय जब दोनों के बारे में पता हो तो उसे आप बजट की भाषा के नाम पर जानते हैं। ठीक है, ऐसे ही देश के अंदर होता है। देश के अगर वित्त मंत्री हमें आकर लोकसभा में यह बता दें कि हमें कहां से तो पैसा प्राप्त होने वाला है और कहां हम पैसा खर्च करेंगे, तो इसे बजट कहा जाता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 112 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम पर इसे बताया गया है। ठीक है साहब। अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश के अंदर आय और व्यय की जानकारी अगर हो जाए तो बजट की बात हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है साहब। अब फिर सवाल बनता है, तो बोले इसका मतलब हमें तो केवल आय और व्यय ही पता होना चाहिए। आय को हिंदी में आप कह सकते हैं प्राप्तियां, प्राप्तियां कह दीजिए या आय कह दीजिए, और दूसरी तरफ खर्चा कह दीजिए, खर्चा कह दीजिए। चलिए ये खर्चा हो गया, आय को खर्चा कह दीजिए या व्यय कह दीजिए। तो बोले सर एक बात बताइए, प्राप्तियां कहां से आती हैं? मैंने कहा प्राप्तियां भी 2 प्रकार की होती हैं। सर कौन कौन सी होती हैं? एक प्राप्ति होती है राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति का मतलब क्या होता है? वो प्राप्ति जो कि रिकरिंग बेसिस पर होती हो। राजस्व का मतलब हो गया रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीप्ट्स। प्राप्तियों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिसीप्ट्स। तो ऐसी रिसीप्ट्स जो कि रिकरिंग लेवल पर होती हो। रिकरिंग लेवल का मतलब जो हर साल होती हो, तो उन्हें हम रेवेन्यू रिसीप्ट्स कहते हैं। तो रेवेन्यू रिसीप्ट सर हर साल कौन सा होता होगा? हमने कहा जैसे टैक्सेशन है, आपका जो इनकम टैक्स हो गया जो हर साल आपका लग ही रहा है, हर महीने लग रहा है। इसी प्रकार से जीएसटी हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, या कस्टम्स ड्यूटी, जिनका फिक्स है कि हर साल जब माल आएगा तो लगना ही है। तो राजस्व के अंदर, राजस्व प्राप्तियों के अंदर टैक्सेशन से होने वाली प्राप्तियां हो गई। और दूसरी होती है पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्ति का मतलब हुआ कैपिटल गेन्स, कैपिटल के रूप में जो प्राप्त होती हैं। बोले जैसे मान लीजिए सरकार ने आज इसरो को इतने रुपए का काम दे दिया, या फिर यह समझिए कि सरकार ने 5G का स्पेक्ट्रम इतने करोड़ में नीलाम कर दिया, या सरकार ने रेलवे को इतने रुपए में डिसइन्वेस्ट कर दिया। ये सब चीजें किसमें आती हैं? जिनसे सरकार को पैसा प्राप्त होता हो लेकिन एक ही बार प्राप्त होता हो, तो उसे
हम क्या कहते हैं, कैपिटल गेन कहते हैं। तो एक तो हो गया रेवेन्यू रिसीप्ट्स, एक हो गई कैपिटल रिसीप्ट्स, ठीक है। इसी प्रकार से खर्चे, खर्चे भी सरकार के दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक वो जो कि हर साल होने वाले हैं, दैट मींस रेवेन्यू, और एक वो जो कभी कभार होते हैं। रेवेन्यू का मतलब जैसे तनख्वाह पर, पेंशन पर, ब्याज पर, ये हर साल होने वाले खर्चे हैं। वहीं पर कैपिटल के नाम पर, जैसे मान लीजिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बनना है, एक बार बन गया, ये थोड़ी हर साल उसी के ऊपर खर्चा करते हुए जाना है। एक बार बन गया, अगली बार कहीं हो सकता है किसी और पर खर्च किए जाएंगे। तो सरकार के खर्चे मेजरली दो भागों में बांटे जाते हैं, एक वो जो हर साल होते हों, और एक वो जो कि आप कभी कभार करते हो। तो खर्चों को भी दो भाग में बांट दिया जाता है। सामान्यतया यह माना जाता है जितनी प्राप्तियां होंगी उतने ही खर्चे होने चाहिए, यानी जितनी रिसीविंग्स हैं उतने ही अगर एक्सपेंडिचर्स हैं, तो बजट को संतुलित बजट कहा जाता है। लेकिन अगर खर्चे ज्यादा हों और प्राप्तियां कम हों तो इसे घाटे का बजट कहा जाता है। सामान्यतया सरकारें यह चाहती हैं कि उनके खर्चे रिसीप्ट से ही निकलकर आ जाएं, तो ये संतुलित बजट की धारणा के साथ चलती हैं। लेकिन अगर खर्चे ज्यादा हो जाते हों तो सरकारों को लोन लेना पड़ता है। तो अब सवाल फिर से आता है, सर एक बात बताइए, ये राजस्व प्राप्ति और व्यय खर्च पता नहीं कहां लेकर आप निकल गए, लेकिन हमारा तो पहला सवाल यहीं पर है कि ये अंतरिम बजट क्यों आया। अंतरिम बजट क्यों आया? तो अब इसको ये समझ लीजिए कि सरकार को पता है कि अगर 2024 का चुनाव हुआ, सरकार जब नई वाली बनेगी, अगर मान लीजिए इस वाली सरकार ने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि जो अगली सरकार बनेगी वो पैसे कहां खर्च करेगी और वो पैसे कहां से प्राप्त करेगी, तो क्या ये आने वाली सरकार के साथ इनजस्टिस नहीं हो जाएगा? विचार कीजिए, मैं आपसे दोबारा बोलता हूं, इस बात को थोड़ा सा समझने का पुनः प्रयास कीजिए। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आज हम 1 फरवरी 2024 में खड़े हैं। 2024 में खड़े होकर फैसला ले रहे हैं। कब का फैसला ले रहे हैं? 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च तक का, 31 मार्च 2025 का फैसला ले रहे हैं। टेक्निकली अप्रैल मई 2024 में चुनाव है। चुनाव होने के बाद में जब नई सरकार बनकर आएगी, मान लीजिए जून में या 15 मई के आसपास नई सरकार बनके आ गई, तो जून 2024 के बाद जो सरकार बनके आई वो कहां से पैसा प्राप्त करेगी और वो कहां पैसा खर्च करेगी, अगर ये फैसला 1 फरवरी 2024 को ही हो गया तो बेचारी ये सरकार नई वाली बनकर क्या कर लेगी। इसलिए हमारे देश में यह प्रावधान रखा गया कि इलेक्शन ईयर में, इलेक्शन के पश्चात एक बार बजट दोबारा लाया जाएगा। दोबारा सुनिए, क्या कहा मैंने? इलेक्शन ईयर, कौन सा चाल चल रहा है? 2024। इलेक्शन ईयर अगर है तो इलेक्शन ईयर में इलेक्शन होने के बाद एक बार बजट फिर से पेश किया जाएगा। इसलिए इलेक्शन से पहले जो बजट लाया गया, तो फिर लाए क्यों? इलेक्शन के बाद ही ले आते। अरे भाई, इसलिए लेकर आए क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर अगर 1 जून का समय भी आपको चलाना पड़े तो 1 अप्रैल से 1 मई, 1 मई से 1 जून, इस बीच में जो खर्चा आपको करना है, जस्ट लाइक वोट ऑन अकाउंट टाइप का जो खर्चा है कि भाई ये तो करना ही है, तो इसके लिए आपको पैसा सरकार से मांगना पड़ेगा, लोकसभा की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अंतरिम बजट क्या है? जब चुनाव जीतकर हम आते हैं तो चुनाव जीतकर आने के बाद में तो पूर्ण बजट आएगा, लेकिन उससे पहले के जो 2 महीने बचे हैं उनके लिए सरकार, मतलब जो सत्तारूढ़ पार्टी है, वो संसद से परमिशन मांगती है पैसे खर्च करने की, उसे हम अंतरिम बजट कहते हैं। तो संभवतः अंतरिम बजट क्या होता है, ये थोड़ी बहुत परिभाषा क्लियर हुई हो। अब जो आया है वो बजट कौन सा है? तो वो अंतरिम बजट है। तो पहला जो पॉइंट यहां पर मेंशन किया हुआ है, हमने क्या मेंशन किया हुआ है कि सरकार ने अंतरिम बजट जारी किया, दैट मींस इलेक्शन ईयर में ही अंतरिम बजट आता है। तो ये क्या बजट पूर्ण बजट कहलाएगा? नहीं, ये पूर्ण बजट नहीं है, ठीक है। यूनियन बजट है, इलेक्शन से पहले आया है, इसलिए आप इसकी चर्चा कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण जी अपना छठा बजट पेश कर रही हैं। वर्ष 2017 से पहले हमारे देश में बजट फरवरी के अंतिम दिनों में आता था, लेकिन 2017 से हम 1 फरवरी को ही बजट हमारा लेकर आते हैं। निर्मला सीतारमण जी अपने आईपैड को ले जाते हुए दिखाई दे रही हैं, अपने इस कवच में रख करके कि बजट पेश करने वो जा रही हैं। बजट के ऊपर हमने एक इन्फोग्राफिक्स बनाकर अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाला था, अपनी पाठशाला के ऊपर, कि कब बजट पहली बार आया, किसने बनाया, कैसे किया, वगैरह वगैरह। ये सारी डिटेल्स हम आप लोगों के साथ कम्युनिटी पर निरंतर शेयर कर रहे हैं। बजट का अर्थ क्या होता है, बॉयगेट क्या होता है, चमड़े का बैग क्या है, ये बहुत कॉमन सी बातें हैं, मल्टीपल टाइम्स आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, ठीक है।
अनुच्छेद 112 के तहत यह बजट होता है। तो अब मैंने आपसे क्या कहा, अभी तक का जो मैंने भाषण दिया उसमें दो बातें थी, एक था पूर्ण बजट, एक था अंतरिम बजट। तो पूर्ण बजट क्या है, जो चुनाव के बाद आएगा, है ना, जब चुनाव नहीं होता उस साल जो बजट आता है वो पूर्ण बजट होता है। अंतरिम बजट जब चुनाव है तो फरवरी में जो बजट पेश किया जाता है वो अंतरिम बजट होता है। सामान्यतया क्या होता है कि अंतरिम बजट में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो बहुत सारी घोषणाएं करती हैं। क्यों? ताकि चुनाव में उसका फायदा ले सकें। सामान्यतया क्या होता है कि अंतरिम बजट के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी घोषणाएं करती हैं सो दैट कि वो चुनावों में उसका फायदा ले सके कि हाँ भाई घोषणा कर दो, इतने लोगों को रोजगार, इतनी ट्रेनें, इतने भवन का निर्माण, इतने युवाओं को कौशल, ये वगैरह वगैरह सब बोल देती हैं। इसलिए अंतरिम बजट पर सबसे कम ट्रस्ट किया जाता है। अंतरिम बजट को चुनावी भाषण कहा जाता है। अंतरिम बजट को चुनाव के समय दिया गया लोक लुभावन बजट भी कहा जाता है कि जनता को लुभाने के लिए दिया गया है, इसलिए लोक लुभावन बजट है। ठीक है ना? अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो अंतरिम बजट है उसमें ज्यादा घोषणाएं भी अगर हो जाएं तो उनका कोई महत्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि असल मायने में नई सरकार उन बातों को माने ये जरूरी नहीं है, क्योंकि नई सरकार आते ही अपना बजट फिर से पेश करती है। इस वजह से इन घोषणाओं का कोई मतलब नहीं रह जाता। असली मतलब कौन सा होता है? पूर्ण बजट से होता है। ठीक है साहब? बजट में क्या करना होता है, तो सरकार कहां से कमाएगी और सरकार कहां खर्च करेगी, ये पूरी जानकारी बजट के अंदर पेश की जाती है। क्लियर हो गया? तो अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में अगर बेसिक अंतर ढूंढा जाए तो अंतरिम बजट एक अस्थायी व्यवस्था है जिसमें नई सरकार कार्यभार संभालने तक का सरकारी आय और व्यय को कवर किया जाता है। यही समझाया मैंने आपको। और पूर्ण बजट में क्या होता है, इसमें जब नई सरकार बन जाती है एक पूरे साल का पूरा बजट इसमें बनाया जाता है। यह चुनावी वर्ष में 2 से 4 महीने की अवधि के लिए आता है और यह वित्त वर्ष पूरे एक साल के लिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के लिए आता है। ठीक है? टैक्सेशन की अगर बात की जाए तो सरकार किसी भी बड़े नीतिगत टैक्स की बदलाव से करने से बचती है। क्यों बचती है? क्योंकि पता है कि गलती से अगर कुछ कह दिया, चुनाव में नेगेटिव असर पड़ गया, तो इसमें कोई भी बड़ी घोषणाएं नहीं होती हैं। और यहां पर नई नीति, नई नई योजनाएं, ये सब बताई जाती हैं। सरकार वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगती है, आय के लिए क्यों नहीं मांगती? क्योंकि पता है कि 2 महीने तो सरकार चलानी है, उसके बाद तो नई सरकार खुद से अपना देखेगी। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के ये बात आपको यहां पर समझ में आ जानी थी। प्रधानमंत्री जी ने बजट के बारे में भाषण दिया और जानकारी सारी प्रस्तुत की। निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट को पेश किया और कहा कि यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर हम इस बजट को पेश कर रहे हैं। इन्होंने बजट की मुख्य बातें बताते हुए कहा कि यह अपने आप में दिशा निर्देश बताता है। क्या बताता है? कि हम इस बार गरीबों पर, महिलाओं पर, युवाओं पर और फार्मर्स पर फोकस करके इस बजट को लेकर आ रहे हैं। इसमें 11,11,111 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा, क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11% कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसा खर्च किया है। 11%, मैसिव इंक्रीज ऑफ 11%, यानी कि 11% की वृद्धि कर दी गई है पैसा खर्च करने के अंदर। टेक्नोलॉजी का भी उपयोग भरपूर मात्रा के अंदर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए किया जाएगा। साथ ही साथ हाई पावर्ड कमेटी फॉर एक्सटेंसिव कंसीडरेशन ऑफ चैलेंजेस अराइजिंग फ्रॉम पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेमोग्राफिक चैलेंजेस, कुछ ऐसी कमेटी बनाई जाएंगी जो कि मतलब पॉपुलेशन की वजह से जो एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं उनके बारे में विश्लेषण करेगी। अच्छा साहब, अब अगर हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि हमारे देश में जो बजट में बातें की जाती हैं वो दो बातें की जाती हैं। मैंने इतनी देर से आपको जो बातें बताई वो क्या बताई कि हमारे बजट में 2 प्रकार की बातें होती हैं। किस किस की बातें होती हैं? आय की और दूसरी होती है व्यय की। ये कुल मिलाकर इन 2 बातों को बजट अपने साथ लेकर आता है। ठीक है? तो सरकार के पास में आय कहां से आती है और सरकार के पास खर्चा कहां होता है, इन 2 बातों को अगर समझा जाए तो कुछ वो इस प्रकार से समझने योग्य है। आप अपनी आंसर राइटिंग में, आप अपने तमाम प्रकार की चीजों में इस बात को मेंशन कर सकते हैं। क्या? कि सरकार की जो असली आय है उसमें 18%, अगर सरकार 1 रुपया कमाती है ना, 1 रुपया कमाती है तो उसमें से 18% तो केवल उसे जीएसटी से मिल रहा है। उसके अलावा जो निगम का टैक्स होता है उससे 17% मिल रहा है। 17 दूनी 34 और 35% के आसपास तो सरकार केवल इन 2 टैक्स से कमा जा रही है। इसके अलावा
अलग अलग प्रकार के जो टैक्सेस हैं उनसे 7 पैसा और मिल रहा है। सेंट्रल एक्साइज टैक्स से 5%, बाउंड्री टैक्स से 4% जो सीमा शुल्क है उससे, और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 1%। कुछ इस प्रकार से सरकार की मेजर प्राप्तियां हैं। यानी एक प्रकार से यह समझिए कि हम टैक्सेशन से तो इतना कमा रहे हैं, इनकम टैक्स से 19 पैसा कमा रहे हैं, और जो हम उधार ले रहे हैं उससे हम 28 पैसा ले रहे हैं। यानी कि हमारे पास में जो धन आ रहा है उनमें से 28% केवल लोन का पैसा है। ठीक है, अब जब हम पैसा चुकाने की बारी पर आते हैं तो हमारे 28 पैसा तो हम कर्जा ले रहे हैं, तो 20% यानी 20 पैसा 1 रुपए में से हम ब्याज चुका रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि अगर हम 100 रुपए ले रहे हैं तो 28 रुपए तो हम किस में कमाते हैं, मतलब सामने वाले से लोन ले रहे हैं। और अगर हम चुकाने की बात करते हैं, 100 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो 100 रुपए में 20% यानी 20 रुपया हम केवल ब्याज चुका रहे हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश के खर्चे में जो ब्याज भुगतान है वो बहुत बड़ा पोर्शन है। तो ये ब्याज जो अदायगी जो इतना बड़ा पोर्शन है ना, यही हमारे जीडीपी का सबसे नेगेटिव टास्क पार्ट है। सिमिलरली जिस प्रकार से हम पैसा उधार लेकर अपना बजट बना रहे हैं, ऐसे ही पैसे को ब्याज में चुकाकर हम अपने बजट को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। एक तरह से यह समझकर देखिए आप कि हम 20 पैसा चुका रहे हैं, 28 पैसा ले रहे हैं, कुल मिलाकर 8 पैसा ही तो हम नया ले रहे हैं। अदरवाइज तो 28 में से 20 तो चुकाने में ही चला गया। 8 पैसे का आपने क्या किया, यह अपने आप में बड़ा सोचने की बात है। इसके अलावा हम जो राज्यों को हिस्सा बांटते हैं वित्त आयोग की सिफारिश के ऊपर, वो 20 पैसा राज्यों के पास चला जाता है केंद्र सरकार के बजट में। फिर केंद्र सरकार की योजनाओं पर 16 पैसा, केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर, केंद्रीय क्षेत्र की जो मतलब यूनियन टेरिटरी क्षेत्र की योजनाएं हैं उन पर 16 पैसे, केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर 8 पैसे, वित्त आयोग वगैरह के वितरण में 8 पैसे, रक्षा पर 8 पैसे, आर्थिक सहायता पर 6 पैसे, पेंशन पर 4 पैसे और अन्य व्यय पर 9 पैसे। यानी कि हमारे देश में पेंशन पर हमारी कुल व्यय का 4% व्यय होता है और 8% हम लोग डिफेंस पर व्यय करते हैं। अब आप विचार कीजिए, सरकार इसी पैसे से बचते हुए, इन दिनों जो अग्निवीर योजना का जो चर्चा हुई थी, तब सरकार बार बार एक ही बात कह रही थी कि हम पेंशन पर होने वाले खर्च से बचना चाहते हैं। यही कारण है कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम से बचती हुई दिखाई देती है। बहुत सारे राज्य सरकारों में ओपीएस, जिसे ओल्ड पेंशन स्कीम कहा गया है, उसे क्यों हटाने की बातें होती हैं, क्योंकि उससे सरकार पर लायबिलिटी बहुत इंक्रीज होती है, इसलिए सरकार इससे बचना चाहती है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। सरकार ने इनकम टैक्स के स्लैब में कुछ किया क्या? हालांकि आप विद्यार्थी वर्ग है तो आपको इनकम टैक्स के बारे में ज्यादा नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल इतना मान लीजिए कि इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नई टैक्स रिजीम के तहत वही जो चला आ रहा है टैक्स रिजीम एज इट इज रखी गई है। ठीक है, अब सवाल अगर पैसे में किया जाए कि कुल कितने करोड़ का बजट आया, तो 47,65,768 करोड़ का हमने बजट पेश किया है। इतने करोड़ के बजट में से हम लोग अपने खर्चे और कमाइयां कहां कहां से करेंगे, इसके बारे में अगर अनुमान लगाए तो सरकार का जो खर्च होने वाला है उसमें से लगभग 12 लाख करोड़ रुपए, यानी कि सीधा सीधा 20 पैसा आपका ब्याज पर जाने वाला है। ठीक है ना, ऐसे सरकार के अन्य अन्य क्षेत्रों में। तो ये जो बातें मैं पैसे में आपको बता रहा था, कितना परसेंटेज किस में जाएगा, उस परसेंटेज को अगर वैल्यू में बात की जाए तो कुछ इतना पैसा हमारा इन चीजों पर खर्च होने वाला है। ठीक है ना, तो आपके सामने बात बता दी, ऊर्जा में कितना, शिक्षा में कितना, पूर्वोत्तर, वाणिज्य, उद्योग, ये सब चीजें हैं। तो विद्यार्थी वर्ग को केवल इतना पता होना चाहिए कि मेजर पोर्शन किस चीज पर खर्च हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं बजट के अंदर प्राप्तियां और व्यय के अंदर अंतर की। तो देखिए, बजट में जो हमारी राजस्व प्राप्तियां यानी रिकरिंग लेवल पर जो हम प्राप्त करने वाली चीजें हैं, जैसे हम लोग क्या प्राप्त कर रहे हैं, इनकम टैक्स प्राप्त कर रहे हैं, जीएसटी प्राप्त कर रहे हैं रिकरिंग लेवल पर हर साल। तो राजस्व प्राप्तियां जहां 23,83,206 करोड़ रुपए हैं, वहीं पर हमारी राजस्व के जो खर्चे हैं वो 34,53,132 करोड़ के खर्चे हैं। तो रिकरिंग लेवल पर हमारे हर साल होने वाले खर्चे ज्यादा हैं और आय कम है। तो खर्चा ज्यादा, आय कम,
इसे हम राजस्व घाटा कहते हैं। राजस्व घाटा क्या है? सरकार ने जो खर्चे किए राजस्व पर वो ज्यादा हैं, सरकार ने जो राजस्व पर प्राप्तियां की वो कम है, इस वजह से लगभग 10 लाख करोड़ का हमें राजस्व घाटा होता है। आप यहां पर देखें, राजस्व घाटा 10,69,926 करोड़ रुपए का हमें राजस्व घाटा हुआ है। अब ये अच्छी बात नहीं है, किसी भी देश के लिए राजस्व घाटा अच्छी जानकारी नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि आपने ये नियमित रूप से आदत डाल ली है, हर साल होने वाली चीज है, और ये घाटा अगर आपको रहा तो इसकी पूर्ति के लिए आप क्या करेंगे? इसकी पूर्ति के लिए संभव है आप अपनी कोई वस्तु बेचेंगे, यानी कि आप कैपिटल गेन करेंगे, आप हो सकता है कोई डिसइन्वेस्टमेंट करें, हो सकता है आप कर्जा लें। यही कारण है मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था कि हम 28 पैसे यानी 100 रुपए में से 28 रुपए हम लोन लेते हैं। तो लोन लेकर अगर राजस्व चलाना पड़ रहा है तो वो एक स्मार्ट मैनेजमेंट नहीं कहलाता है, ठीक है ना? तो यह जानकारी आपको यहां से पता होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर पूंजी की अगर हम बात करें तो सरकार 18 लाख रुपए पूंजियां प्राप्त कर रही है। पूंजी प्राप्त कर रही है, इसका मतलब समझिएगा, कैपिटल गेन प्राप्त कैसे करती है सरकार? घर के बर्तन बेचकर। अगर मैं आपसे यह कहूं कि भाई आपको ना पूरा धन इकट्ठा करना है, मैंने आपसे कह दिया 1 लाख रुपए आपको इकट्ठे करने हैं, आपको इस साल का टारगेट दे दिया, आपने कहा सर मेरी तनख्वाह तो 50,000 रुपए ही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। अब कैसे करोगे? आपकी मर्जी। तो आपने क्या किया? आपने 50,000 रुपए तनख्वाह से निकाले और 50,000 रुपए की आपकी मोटरसाइकिल बेच करके आप पैसे ले आए। तो आपने रुपए तो 1 लाख इकट्ठे कर लिए, लेकिन क्या वो समझदारी है? आंसर है बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्टीमेटली आपने अपने घर का एक संसाधन बेच दिया है। अगली बार आप मोटरसाइकिल नहीं बेच पाएंगे। आपके पास असल में प्राप्तियां कहां से होनी चाहिए थी? राजस्व से होनी चाहिए थी। वहीं पर अगर हम राजस्व की व्यय की बात करें तो सरकार ने मोटरसाइकिल बिकवा दी आपकी। अब बिकवा करके उसके जगह पर आपसे कहा साइकिल खरीद लो, और साइकिल कितने की खरीदवा दी? 7.5 लाख रुपए की। यानी आपसे जो राजस्व, जो पूंजी खर्चा करवाया, यानी सरकार ने जो आपको माल असल में जेब में जो 1 लाख रुपया इकट्ठा करवाया, सरकार ने जो कमाई दिखाई, असल में ये पूंजीगत प्राप्तियां अच्छी कमाई नहीं कहलाती। क्यों? क्योंकि ये डिसइन्वेस्टमेंट से आती हैं ये, या फिर अच्छा सरकार कई बार स्मार्टनेस इसमें क्या दिखाती है कि साहब हमने तो स्पेक्ट्रम की नीलामी करके पैसा लिया है, या फिर हमने तो अपने कुछ अधिकार प्राइवेट कर दिए हैं। अरे प्राइवेट का मतलब ही तो डिसइन्वेस्टमेंट है। अगर आप अपनी तरफ से LIC का, ONGC का, NTPC का, भारतीय रेल का निजीकरण करते चले जाएंगे तो ये पूंजीगत प्राप्तियां आपको होने लगेंगी। पूंजीगत प्राप्तियां लेकिन परमानेंट नहीं है ना, अंत में इसका मतलब परिणाम बहुत बुरा होता है। तो सरकार की ये वाली प्राप्तियां जितनी कम हो उतना अच्छा है, सरकार की ये प्राप्तियां जितनी ज्यादा हो वो अच्छा है। वही दूसरी ओर सरकारी व्यय की अगर हम बात करें तो तनख्वाह पर खर्चा कम होना चाहिए और सरकार पूंजी निर्माण में पैसे ज्यादा खर्च करे। मतलब सड़क के निर्माण पर, हाईवे निर्माण पर, रेलवे के निर्माण पर, जहाजरानी मंत्रालय के विकास पर, शिक्षा के, जिनसे कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए। तो हमारे देश का दुर्भाग्य क्या है? हम पूंजीगत आय पर कम खर्च, मतलब जो हमारी प्राप्तियां हैं वो पूंजी से हो तो रही हैं, लेकिन हम कैपिटल निर्माण में कम पैसा खर्च कर रहे हैं। ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है हमारी इकोनॉमी का। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ जाए। ठीक है साहब, क्लियर हो गया? अब सरकार अपनी तरफ से पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति को बताती है क्या कि देखिए लास्ट टाइम के मुकाबले तो फिर भी हमने ज्यादा ही खर्च किया है। तो सरकार अपनी परसेंटेज में बताती है कि देखो साहब हमने पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण पर इस बार तुलनात्मक रूप से ज्यादा पैसा खर्च किया है। खैर कोई बात नहीं, हम आपको यह बता रहे हैं कि यह संरचना रहनी कैसे चाहिए, पूंजी पर ज्यादा और राजस्व पे कम पैसा खर्च होना चाहिए। ठीक है, तो राजस्व घाटा जब हमारे होते हैं तो फिर हम पैसा प्राप्त कहां से करते हैं? मान लीजिए फिस्कल डेफिसिट हो गया हमारे पास, तो हम पैसा कहां से प्राप्त करेंगे? निश्चित ही सबसे ज्यादा हम पैसा प्राप्त करते हैं बाजार से उधार लेकर के, या हम RBI से उधार लेकर के, या फिर राज्य भविष्य निधियों से उधार लेकर। उधार सरकार जनता से भी मांग सकती है और विदेशों से भी मांग सकती है। हालांकि समटाइम सरकार पैसा खुद से प्रिंट करके भी काम चलाती है, लेकिन वो अच्छी विधि नहीं कहलाती है, उसे इकोनॉमी की भाषा के अंदर बहुत बुरा माना जाता है। ठीक है साहब, रेलवे के अंदर कोई खास चीज हुई नहीं है,